हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अवधेश कुमार आपका अपने चैनल Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको यहां पर साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, जो साइंस होगा यूपी बोर्ड हाई स्कूल का, जिसमें मैं आपको साइंस के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको साइंस को कितने भागों में बांटा गया है, उसके बाद फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप लोग जानते हैं, उन्हीं में से एक सब्जेक्ट को मैं उठाऊंगा और आगे पढ़ाता चला जाऊंगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे आपके विज्ञान पर, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जब भी आप मेरा क्लास लीजिए या वीडियो देखिए तो आप कॉपी और पेन के साथ, क्योंकि जब मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा आप लोग ऐसे ही वीडियो देख लेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। अगर आप कॉपी पेन के साथ रहेंगे तो आप नोट्स बनाते जाएंगे और बाद में आपको ज़रूरत पड़ा तो आप फिर भी नोट्स खोलकर उसे देख सकते हैं, अपना फिर से पढ़ाई कर सकते हैं। एग्जाम के समय में आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने नोट्स को खोलकर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे आपके बीच साइंस की। आपको पता है, आप 9th में पढ़ चुके होंगे कि विज्ञान क्या होता है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि विज्ञान की परिभाषा है किसी सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। वह 3 भाग कौन कौन से हैं? विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं। और दूसरा भाग होता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं। और का तीसरा होगा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। ये है आपका 3। विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला आपका है भौतिक विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान, तीसरा है जीव विज्ञान। इन तीनों विज्ञानों में मैं सबसे पहले आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, फिजिक्स के बारे में मैं बात करूँगा। उसके बाद फिर फिजिक्स जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद केमिस्ट्री पे बात करेंगे। फिर आपका लास्ट बचेगा जीव विज्ञान, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले सबसे पहले मैं आपको भौतिक विज्ञान यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। तो आप हेडिंग डाल लीजिए भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं? पहले तो ये बात है कि भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। एक और परिभाषा होता है जिसे हम कहते हैं प्रकृति एवं प्रकृति की घटनाओं के बारे में अगर अध्ययन किया जाए उसे भी भौतिक विज्ञान कहते हैं। ये प्रकृति और प्राकृतिक ये क्या है हमने बताया अभी आपको। द्रव्य, अभी भौतिक विज्ञान की परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। अभी बताया जैसे कि आप सुने होंगे उसमें द्रव्य एवं ऊर्जा, मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि द्रव्य और ऊर्जा क्या होता है। द्रव्य और
ऊर्जा की बात मैंने किया, तो द्रव्य और ऊर्जा क्या होता है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको भौतिक विज्ञान का परिभाषा लिखा देता हूँ, तो उसके बाद बात करते हैं द्रव्य ऊर्जा क्या है। यहाँ पर ये मैं क्लीन कर रहा हूँ, उसके बाद आप नोट करते जाइए। अब देखिए आप भौतिक विज्ञान, आइए बात करते हैं भौतिक विज्ञान की। तो भौतिक विज्ञान में मैं आपको परिभाषा बताता हूँ, भौतिक विज्ञान होता क्या है। भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ये रहा आपका परिभाषा। तो मैंने अभी आपको बताया भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों के बारे में, यहाँ पर में होना चाहिए, में मैंने नहीं लिखा, में अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पर दो शब्द आया है, इसका मतलब समझना चाहिए आपको। ये क्या है? द्रव्य एवं ऊर्जा। अगर इसके बारे में हम जानते ही नहीं तो क्या समझेंगे ये किस चीज़ का परिभाषा है। बोल तो दिया यहाँ पर द्रव्य और ऊर्जा, लेकिन अगर हम द्रव्य के बारे में जाने ही न और ऊर्जा के बारे में जाने ही न, तो हम कैसे समझे कि भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ा जाता है। तो हम आपको यहाँ पर डिफिनीशन के बाद बताते हैं कि द्रव्य क्या है और ऊर्जा क्या है। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप इसे नोट कर लिए होंगे। ठीक, अब उसके बाद मैं इसे क्लीन करके आपको बताता हूँ द्रव्य और ऊर्जा क्या है। आइए बात करते हैं द्रव्य के बारे में। द्रव्य क्या है? द्रव्य को इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। क्या कहते हैं? मैटर। अब मैटर क्या है, अब उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि वह प्रत्येक वस्तु जिसका कुछ आयतन हो और उसका द्रव्यमान हो। ठीक है,
वह प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरता है उसे द्रव्य कहते हैं। वह प्रत्येक वस्तु, अब इसका परिभाषा आप लिख लीजिए, बताते हैं। वह परिभाषा से पहले मैं आप इसके बारे में कुछ बता दूं कि मैंने तो बता दिया कि वह प्रत्येक वस्तु जिसका आयतन हो और जो स्थान घेरता है उसे द्रव्य कहते हैं। आपके आसपास में जो भी वस्तुएं दिखती हैं वो कहिए एक प्रकार से द्रव्य है। अगर आयतन है उसका और द्रव्यमान है तो क्या है? द्रव्य है। जैसे मान लीजिए कि मेज, कुर्सी, आपका किताब, और मान लीजिए कोई भी लोहा हो जिसका एक आयतन हो, कोई आकार हो और द्रव्यमान हो, आयतन भी हो, उसे कुल मिलाकर आप द्रव्य बोलेंगे। अभी मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ कि द्रव्य क्या क्या होते हैं। जैसे लोहा हो गया और पेड़, इनका भी तो एक आयतन है। ठीक है, आइए बात करते हैं द्रव्य की। वह प्रत्येक वस्तु वह प्रत्येक वस्तु वह प्रत्येक वस्तु जिसका आयतन हो और द्रव्यमान हो उसे द्रव्य कहते हैं। वह प्रत्येक वस्तु जिसका आयतन हो और द्रव्यमान हो उसे द्रव्य कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका होगा, एग्जाम्पल में आप क्या समझेंगे कि द्रव्य किसे कहते हैं? जैसे पत्थर, लोहा, लकड़ी, आदि। ये क्या है? ये द्रव्य के आपके उदाहरण है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, द्रव्य के बाद ऊर्जा था। अब ये आपका द्रव्य के बारे में हो गया, तो हम बात करते हैं अब ऊर्जा के बारे में। ठीक है, ऊर्जा के बारे में देखते हैं। दो शब्द आया था, द्रव्य और ऊर्जा, उसी के बारे में हम देख रहे हैं। ऊर्जा को इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं, ENERGY। ठीक है, ऊर्जा किसे कहते हैं? ये बात है कि ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसमें न तो द्रव्यमान होता है और न ही यह स्थान घेरता है। क्या होता है? ऊर्जा वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसमें न तो द्रव्यमान होता है और न ही यह स्थान घेरता है। तो हम आपको परिभाषा इसका बताते हैं।
वस्तु की, किसी वस्तु के होना चाहिए, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें न तो द्रव्यमान होता है और न ही इसका कोई आयतन होता है। इसमें, यहां से लिख लीजिए, इसमें न तो द्रव्यमान होता है, न तो द्रव्यमान होता है, न तो द्रव्यमान होता है और न ही आयतन होता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा उसके बारे में देख लेते हैं। एग्जाम्पल होगा आपका ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि आदि। यहाँ फुल स्टॉप होगा और इसमें भी कर लीजिएगा आप फुल स्टॉप, ठीक है। अब ऊर्जा के बारे में मैंने आपको बताया, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसमें न तो द्रव्यमान होता है और न ही आयतन होता है। एग्जाम्पल ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि आदि। आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार की ऊर्जा के बारे में बात कर रहा है। ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। आप कहेंगे कि प्रकाश कैसे ऊर्जा हो सकती है, ये बताइए। प्रकाश क्या काम करता है? प्रकाश के माध्यम से हम वस्तुओं को देखा करते हैं, तो काम हुआ ना कि हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश के माध्यम से वस्तु को देख रहे हैं, देखने का काम कर रहे हैं। तो यही तो कह रहा है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो मैंने क्या काम किया, वस्तु को देखा, तो क्या हुआ, ये प्रकाश ऊर्जा ही होगा। ध्वनि क्या है, अब ध्वनि तो एग्जाम्पल दिया है, ध्वनि कैसे हो गया ऊर्जा, ये बताइए। अगर हम बोलने का काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं, हमारी आवाज़ को कोई सुन रहा है, तो कोई काम हुआ, सुनने का काम हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। और ऊष्मा के बारे में बता दें, ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, यहाँ पर तो बता दिया गया एग्जाम्पल में। लेकिन ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक को इंग्लिश में हीट बोलते हैं। अगर कोई वस्तु अगर मान लीजिए, यही तो मार्कर है, एक मार्कर मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्म है और दूसरा थोड़ा कम है। ये कहिए कि एक में ऊष्मा सबसे ज़्यादा है, एक में ऊष्मा नहीं है। अगर हम इन दोनों को संपर्क में लाएं तो कुछ समय बाद देखिएगा कि इसका जो ऊष्मा होगा कुछ इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। ये कहिए कि कुछ काम तो हुआ कि नहीं, क्योंकि इसमें ऊष्मा था, अब इसके बाद कुछ समय बाद इसमें आया कि नहीं, तो क्या हुआ, ऊष्मा का ट्रांसफर हुआ। तो ऊर्जा क्या हुआ, एक प्रकार से दूसरे वस्तु में गई, कुछ काम हुआ। इसीलिए हम
इसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा का एक रूप बोलते हैं, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि आदि। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि मैं आपको लाइट चैप्टर पढ़ाऊंगा जो आपके सिलेबस में होगा। पूरा नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है आपका? प्रकाश का परावर्तन। उस प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम आपको बताएंगे। हमें उम्मीद है कि आप नोट करते होंगे। ये नहीं कि बस मैं यहाँ पर बता दूँ आप नोट ही ना करें, बाद में फिर वीडियो बार बार देखें। देखना ठीक है, आप देखेंगे कोई बात नहीं, हमारा वीडियो हमेशा रहेगा प्ले लिस्ट में, हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में रहेगा, आप देख सकते हैं। लेकिन बार बार देखने से अच्छा है कि आप नोट्स बनाते जाइए। अगर आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ी फिर से आप देखकर अपना तैयारी करते रहिएगा। तो हम बता दें आपको, लाइट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। लाइट हिंदी में इसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं। अब प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं। अब लाइट क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया एग्जाम्पल में, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देखा करते हैं। अगर प्रकाश नहीं है तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे क्या आप खुद प्रैक्टिकल कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप कमरे में हैं, रात के समय में लाइट जल रही है, जब अचानक लाइट कट गई हो तब क्या आपको कोई वस्तु दिखती है? नहीं दिखती, क्योंकि आपके पास आंख तो है। क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि देखने का काम जो था एक प्रकार से प्रकाश का था। प्रकाश हमें कहाँ से मिल रहा था? लाइट से। लाइट नहीं है तो हम देख ही नहीं सकते। ये कहिए कि आँख जो है, आँख का अस्तित्व तभी है जब प्रकाश है। अगर प्रकाश नहीं है तो आँख का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि हम देख ही नहीं सकते बगैर प्रकाश का। अब इसके बारे में हम बताते हैं आपको, परिभाषा इसका क्या होगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देखा करते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। क्या बताया मैंने अभी? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देखा करते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश का स्रोत कौन कौन सा है? प्रकाश के स्रोत के बारे में आप तो जानते ही होंगे। प्रकाश का स्रोत मान लीजिए जैसे सूर्य, चंद्रमा से भी हमको कुछ न कुछ प्रकाश मिलती है। लाइट हो गया, आपके कमरे का बल्ब हो गया, ये सब क्या हुआ? प्रकाश के स्रोत हैं। क्या है? प्रकाश के स्रोत। यहाँ पर लिख लीजिए प्रकाश के स्रोत।
प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे सूर्य, चंद्रमा भी है, लाइट, ठीक, लाइट बल्ब जिसे आप कमरे में लगाते हैं आदि हैं। ये रहा आपका प्रकाश का परिभाषा। और मैंने आपको बताया प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं, सूर्य, चंद्रमा, लाइट जैसे बल्ब हो गया आपका आदि। ठीक है, तब इसके बारे में अब आगे बात करते हैं कि प्रकाश की विशेषताएं क्या हैं। पहले मैं आपको जनरल चीज़ बता दूंगा, उसके बाद फिर मैं आपका जो भी सिलेबस में है उसे लेकर चलता हूँ। पहले तो प्रकाश के बारे में जनरल चीज़ जो है उसके बारे में जान लेते हैं। प्रकाश की विशेषताएं के बारे में मैं अब बात करूंगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल में नए जुड़े हैं या तो आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना, जिससे कि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे जैसे ही हम लोग यहाँ से वीडियो को अपलोड करेंगे। आइए बात करते हैं प्रकाश की विशेषताओं के बारे में। प्रकाश की हम बात करते हैं प्रकाश की विशेषताएं के बारे में। विशेषताएं प्रकाश की हम बात करेंगे प्रकाश की विशेषताएं क्या क्या हैं। पहला होता है आपका सामान्यतः प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। ये तो आपको पता ही होगा। ये नहीं कि प्रकाश को हम मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई लकड़ी का गुटका है, ठीक, मान लीजिए कोई लकड़ी का गुटका है, ये पूर्ण रूप से सॉलिड है। अब लकड़ी का गुटका सॉलिड तो होगा ही, लेकिन मान लीजिए आप यहाँ से कोई प्रकाश की किरण को क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं। किस पर, इस लकड़ी के प्लेट पे। क्या लकड़ी के प्लेट पे जब यहाँ से आपके टार्च में से जाएगा ये प्रकाश जाएगा लकड़ी के प्लेट पर जब पड़ेगा, क्या प्रकाश की किरण इस तरफ भी आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि क्या काम कर रहा है, ये लकड़ी का प्लेट प्रकाश की किरण को रोक दे रहा है। जब प्रकाश की किरण को रोक देगा तो प्रकाश ये नहीं होगा कि इसके बगल से निकलकर इधर से चला जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश का नेचर है। मैंने आपको बताया कि पहला पॉइंट करके लिखना होगा आपको, कि पहला पॉइंट होगा
कि प्रकाश सामान्यतः सीधी रेखा में चलती है। सीधी रेखा मतलब अगर सीधी रेखा में चलती होती तो ये पार कर जाती, पार क्यों नहीं की? क्योंकि यहाँ पर क्या है, सॉलिड है। जब सॉलिड है तो प्रकाश इधर से तो जाएगा नहीं, क्या होगा, प्रकाश वापस हो जाएगा। तो मैं अगर यहीं पर क्या कर दूं, एक होल बना दिया जाए, तब क्या होगा, प्रकाश की किरण सीधे निकल जाएगी। जितना होल होगा और जितना प्रकाश का किरण होगा उतना ही क्या निकलेगा, बाहर। यह कहिए कि जितना होल होगा उतना ही बाहर निकलेगा। ये नहीं कि इधर से भी प्रकाश निकल जाएगा, इधर से नहीं निकलेगा, क्योंकि हम आपको बताए कि पहला पॉइंट होगा सामान्यतः प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। अब लिखिए आप, पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, यहां पर स्टार करके लिख लेना। सामान्यतः प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। पहला पॉइंट होगा आपका सामान्यतः प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अब दूसरा पॉइंट होगा आपका प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। किसमें, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। अब निर्वात क्या होता है, पहले मैं आपको लिख देता हूं, उसके बाद बताता हूं निर्वात क्या है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। ये आपका दूसरा पॉइंट है। अब यहाँ पर तो मैंने बता दिया प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, लेकिन ये निर्वात क्या है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि निर्वात क्या होता है। मैंने तो बता दिया, आपको पता ही न चले कि निर्वात क्या है। अब आपको पता होना चाहिए कि निर्वात क्या है, क्योंकि प्रकाश की विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं। तो प्रकाश की विशेषताओं में दूसरा पॉइंट है प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। तो हम निर्वात आपको बता दें, निर्वात एक ऐसा माध्यम है जहां पर न तो कोई वायु हो और न ही कोई गैस हो। क्या, न ही वहां पर कोई वायु हो और न ही कोई गैस हो, या कहिए कोई माध्यम न हो, कोई माध्यम न हो, कोई माध्यम न हो, उसे क्या कहेंगे, निर्वात कहेंगे। समझ में आ गया होगा कि निर्वात क्या है। निर्वात हम कह सकते हैं उसे जहां पर क्या, न तो कहिए वायु है, न तो वायु है, न तो गैस, या कहिए कि कोई माध्यम नहीं है। मैंने आपको ये समझने के लिए बताया, ये नोट करने के लिए नहीं, कि मैंने आपको बता दिया कि निर्वात क्या होता है। निर्वात जहाँ पर न तो वायु हो, न तो गैस, न ही कोई माध्यम। ये आपको समझने के लिए मैंने आपको बता दिया कि निर्वात क्या है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट में, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, क्या प्रकाश की चाल निर्वात में कुछ इफेक्टिव होगा कि उसके प्रकाश की चाल में कुछ अंतर आएगा। निर्वात हमको पता है, जब निर्वात में कुछ है ही नहीं तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है
आपका तीसरा पॉइंट करके होगा प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल जो होगा वो मैं यहाँ पर रेड से लिख दे रहा हूँ, आप लोग 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या? सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल जो होगी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये कहिए कि 1 सेकेंड में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर होती है। कितना? 3 लाख किलोमीटर। आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रकाश की चाल कितनी होती होगी, क्योंकि जब प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल रही है तो समझिए आप कि प्रकाश की चाल कितना होगा। अब ये रहा। अब मैं आपको बता दूं कि प्रकाश की चाल के घटना के बारे में कुछ बताना चाहूँगा आपको कि ये घटना जो होती है, आप जब बारिश के समय में देखते होंगे, जब बादल आवाज़ करता है, यानी जब बादल गरजता है, उससे पहले आपको आकाश में प्रकाश की किरण चमकता हुआ दिखाई देगा। आपको पता नहीं होगा कि प्रकाश की किरण की चाल जब इतना ज़्यादा है और ध्वनि की चाल कम होती है प्रकाश की चाल से, जब बादल आपस में टकराते हैं, उस टकराने की वजह से वहाँ पर एक प्रकाश निकलता है। प्रकाश कहिए तो लाइट, ये प्रकाश निकलता है। उस प्रकाश की किरण हमको 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आती है, इसलिए हमें क्या प्रकाश पहले दिखाई देता है, कुछ समय बाद हमें क्या ध्वनि सुनाई देता है। अब समझ में आया कि क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है, इसीलिए हमें क्या प्रकाश की चाल पहले दिखाई देता है और ध्वनि बाद में सुनाई देता है। अब आपका ये 3 पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट के बाद हम बात करते हैं कि अब माध्यमों में प्रकाश की चाल कितना होगा। जैसे कि यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल हो गया। अब अगला पॉइंट होगा आपका, अगला पॉइंट करके लिख लीजिए, जल में प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश की चाल जो होगा वो आप यहाँ करके लिख लीजिएगा। जल में प्रकाश की चाल 2.25 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? जल में प्रकाश की चाल 2.25 मीटर पर सेकेंड होता है। ये चौथा पॉइंट था आपका। अब इसके बाद आता है कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल हम बात करेंगे। कांच में प्रकाश की चाल जो होती है वो क्या होता है, ये इसके ऊपर लिखते हैं आप अगला पॉइंट। जल में प्रकाश की चाल तक हो गया है आपका। अब मैं कांच में प्रकाश की चाल के बारे में बताऊंगा आपको कि कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है।
कांच में जो है प्रकाश की चाल कांच में प्रकाश की चाल कांच में प्रकाश की चाल जो होगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है? कांच में प्रकाश की चाल 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये रहा आपका कांच में प्रकाश की चाल। अब आपका अगला पॉइंट होगा सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें होती है। अगर कहिए सबसे, यहाँ पर तो पता चला है कि माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या क्या है। अब एक माध्यम और है, वो हीरा एक माध्यम है। लेकिन हम कहें प्रकाश की चाल सबसे कम हीरा में होती है। हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम हीरा में होती है। यह कहिए कि प्रकाश को अवरोधक सबसे ज़्यादा हीरा करता है, क्योंकि हीरे में पहले से ही चमक होती है ना। प्रकाश की हीरे में पहले से चमक होती है, इसी के कारण प्रकाश की चाल सबसे कम हीरा में होता है। अब उसके बाद मैं बात करूंगा कि ये तो रहा अगला पॉइंट भी देख लेते हैं। प्रकाश जो है, अगला पॉइंट आपको होगा प्रकाश वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। क्या है? प्रकाश वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। तरंग बोले तो वेव होता है। ये आप आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में मैं बात करूंगा कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं। आप चाहें तो इसे अपना हेडलाइन कर लेना, इसके बारे में बताएंगे मैं आपको। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होती है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होता है, एक पॉइंट और बना के लिख लेना, उसके बाद आगे देखते हैं। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होता है आपका 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800
एंगस्ट्रॉन होता है। कितना? दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होता है। ये कहिए कि जो तरंग दैर्ध्य होगा 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच की वस्तु जब तरंग दैर्ध्य होगा तभी हमारा आँख क्या है देख सकता है। अगर इससे अधिक होगा या इससे कम होगा तो हमारे आँख को देखने में समस्या होगा। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं कि अब बात करते हैं, ये तो रहा आपका प्रकाश की विशेषता है, मैंने आपको 6-7 पॉइंट करके लिखा दिया। अब इसके बाद बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जो कि यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। ये तो जनरल चीज़ें था प्रकाश के बारे में। अब इसके बाद मैं बताऊंगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश के नेचर के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश का परावर्तन। ये क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाए तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई चिकना सतह है। क्या? मान लीजिए कोई चिकना सतह है। अगर प्रकाश की किरण इस चिकने सतह पर आती है और टकराने के बाद पुनः वापस अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, मैं आपको सही से ड्राइंग खींच के बनाता हूँ। मान लीजिए कि ये आपका चिकना सतह हो गया। चिकना सतह है। ये सीधी नहीं आ रही है प्रकाश की किरण। रुकिए 1 मिनट। मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आया, चिकने सतह से टकराने के बाद क्या हुआ? अपने ही माध्यम में वह वापस लौट गई। यह कहिए कि जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आई और चिकने सतह पर टकराने के बाद अपने ही माध्यम में अगर वापस लौट जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा लिख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि परावर्तन कितने ढंग से होते हैं, किस किस तल पे हो सकते हैं, किस पर नहीं हो सकते। पहला होगा आपका, पहला क्या? पहले तो इसका परिभाषा जान लेते हैं प्रकाश का परावर्तन के बारे में। जब प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण किसी चिकने
तल से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। ये रहा आपके प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा। जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर अपने ही माध्यम में यहाँ पर वापस लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन के बाद मैं आपको बताऊंगा समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। किसके बारे में? समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। ये आप नोट कर लीजिए। इसे मैं क्लीन कर रहा हूं। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूं समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि समतल दर्पण क्या होता है। प्रकाश, ये बता रहा था मैं आपको कि समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। जब समतल दर्पण के बारे में आपको पता ही नहीं है तो हम कैसे आपको बताएं प्रकाश का परावर्तन होगा। पहले मैं आपको बता दूं कि समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण क्या है? एक कांच है। क्या होता है? कांच। अगर कांच का एक साइड क्या कर दिया जाए? कलई कर दिया जाए। कलई जिसे बोलते हैं हिंदी में, और उसे इंग्लिश में पेंटिंग कहते हैं। क्या? अगर इसे कलई कर दिया जाए, कलई, और इंग्लिश में इसे पेंटिंग करके बोलते हैं। क्या? पेंटिंग। पेंटिंग का इंग्लिश होगा ठीक है, ये पेंटिंग होगा आपका। समतल दर्पण से प्रकाश का पर अभी मैंने बताया आपको समतल दर्पण किसे कहते हैं। ये क्या होता है? एक कांच होता है। कांच के एक तरफ को क्या कर दिया जाता है? कलई कर दिया जाता है। अब ये क्या हुआ? एक सतह जो होगा बहुत ही चिकना होगा। चिकना कहिए तो इसमें प्रकाश का परावर्तन बहुत ही अधिक होगा। ये था आपका समतल दर्पण।
अब समतल दर्पण के बारे में मैंने आपको बताया, कांच होता है, कांच के एक साइड को क्या कर दिया जाता है, कलई। अब इसके बाद क्या होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया समतल दर्पण। अब उसके बाद कह रहा है कि समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। इसके ड्राइंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद परिभाषा अगले क्लास में बताऊंगा। मान लीजिए ये क्या है आपका, एक तरफ क्या है, कलई है, ये क्या है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर आती है और टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, ये प्रकाश की किरण जो आती है इसे आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण। और ये दर्पण पर, समतल दर्पण पर टकराने के बाद ये यहाँ पर आपका एक अभिलंब होता है, इसे अभिलंब कहते हैं। अभिलंब। और ये आपतित प्रकाश की किरण है, ये आपका हो जाएगा परावर्तित प्रकाश की किरण। और ये आपका होगा, ये जिस बिंदु पर ये प्रकाश की किरण टकरा रहा है इसे आपतन बिंदु कहते हैं। इसे आपतन बिंदु कहते हैं। और ये अभिलंब के साथ जो कोण होता है, आपतित किरण जो होता है, आपतित प्रकाश की किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है वो कोण आपका होता है आपतन कोण। आपतन कोण होता है ये। आपतन कोण को I से डिनोट करते हैं। इसे क्या कहते हैं, आपतन कोण। अब ये एक और होता है ये कोण, अभिलंब और परावर्तित प्रकाश की किरण के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे परावर्तित कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित। तो ये परावर्तन कोण बनते हैं, इसे परावर्तित किरण होता है वो, ये परावर्तन कोण होता है। ये है आपका आपतन कोण, ये परावर्तन कोण होगा। और परावर्तन कोण को स्मॉल r से डिनोट करते हैं। जितना कोण अभिलंब के साथ यहाँ पर देखिए, जितना कोण आपतित किरण अभिलंब के साथ बनाएगा
उतना ही कोण क्या होगा, अभिलंब के साथ परावर्तित प्रकाश का किरण भी बनाएगा। ये कहिए कि हम कह सकते हैं कोण I कोण R के बराबर होगा। क्या? कोण I कोण R के बराबर होगा। अतः हम ये भी कह सकते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और ये जो है आपका ये क्या है, समतल दर्पण। समतल दर्पण, ये आपका समतल दर्पण होगा। आपके इसके बारे में मैंने बता दिया कि समतल दर्पण जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण गिरती है या पड़ती है, पड़ने के बाद परावर्तित होती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं। और इसी बिंदु के लंबवत एक अभिलंब होता है जो प्रकाश की किरण को डिसाइड करता है, आधे आधे भाग में डिवाइड कर देता है। क्योंकि हमने अभी देखा कोण I कोण R के बराबर होता है, अतः अभिलंब के साथ दोनों कोण आपस में बराबर कोण बनाते हैं, है ना। और यहाँ पर देखिए, इसको मैंने आपको जो ये प्लेट दिखाया है ये समतल दर्पण है, एक तरफ कलई है। तो ये रहा आपका प्रकाश समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। ठीक, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूँगा। अगर आपको कहीं भी हमारे पढ़ाने पर कहीं भी किसी भी टॉपिक पर डाउट हुआ हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना, ताकि मैं वीडियो देखूं तो आपके कमेंट को भी देख लूं कि आपको क्या समस्या है, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो लूं तो आपका जो प्रॉब्लम है उसके साथ आपका जो भी डाउट होगा उसे क्लियर करते हुए मैं आगे क्लास को बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने क्लास को समाप्त कर रहा हूं। हमें उम्मीद है कि आपको यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर कहीं पर भी मिस्टेक होता है, मैंने तो आपसे रिक्वेस्ट कर दिया है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपकी समस्या को देख लूँगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन न दबाना भूलें, क्योंकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।